Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to Muslim law. In the last previous class of Muslim law, we have already covered the different kinds of Muslim marriage. In that concept, we have discussed Sahih, Batil, Fasid. Sahih mean valid, Batil mean void, फासिद मीन इरेगुलर और आप उसे वॉइडेबल भी कह सकते हो. आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट मुत्ता मैरिज. मुत्ता मैरिज इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली इन शिया मुस्लिम लॉ और सुन्नी में मुत्ता मैरिज का किसी प्रकार का भी कोई रोल नहीं है. तो चलिए आज का हम लेक्चर जो है मुत्ता मैरिज पे अपना कवर कर लेते हैं. मुत्ता मैरिज क्या है, किस पर्पज से ये कैसे इसको लिया गया है, क्यों इसको लाया गया था, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं. सबसे पहली चीज जो वर्ड है मुत्ता मैरिज, ये मुत्ता का मतलब होता है एंजॉयमेंट. एंजॉयमेंट मतलब आनंद लेना, अपना कोई आप कह सकते हो कि अपनी यूज का भी इसमें आप रेफरेंस दे सकते हो, यूज के लिए किसी को लाना. मुत्ता मैरिज इज अ मैरिज फॉर फिक्स्ड पीरियड. फिक्स पीरियड के लिए होता है, साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, एक फिक्स पीरियड में होता है. दैट इज ओनली फॉर सेक्सुअल प्लेजर. सिर्फ अपनी शारीरिक भूख को शांत करने के लिए ये मैरिज की जाती है. मुस्लिम लॉ इन शिया सेक्ट, एक अतना असारिया स्कूल जो है वो इसको रिकॉग्नाइज करता है कंसेप्ट ऑफ मुत्ता मैरिज. यानी कि शिया में भी सारे के सारे जो 3 स्कूल्स थे, इतना असारिया स्कूल था इसमें, और 2 स्कूल और भी थे इसके अंदर. उन स्कूलों को मैंने आपको अच्छे से डिस्कस करवाया था. जो अदर 2 स्कूल्स थे, एक इतना असारिया, फिर इस्माइलिया था जो इस्माइल के नाम पर था, और एक जेडियास था. 3 स्कूल थे, उसमें इतना सारे स्कूल इसको रिकॉग्नाइज करता है. अगर हम इसकी कंडीशंस की बात करें कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखिए सबसे पहली चीज इसमें है, इसको आगे समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसको लाया क्यों गया, इस कंसेप्ट को क्यों लाया गया. देखिए अगर हम इस्लामिक पीरियड से पहले अरब देश का जो सिस्टम समझते हैं, वहां पर जो व्यक्ति थे, आदमी थे, वो हर एक चीज पर अपना अधिकार जमाते थे. उस टाइम में वुमन को भी किसी प्रकार की आजादी नहीं थी, और ये प्रोस्टिट्यूशन वाला सिस्टम ही कहीं ना कहीं वहां पर लागू था. इस तरीके से वहां पर एक सिस्टम बनाया गया कि किसी ने पैसे देकर किसी प्रोस्टिट्यूट को खरीद लिया और उसको कुछ टाइम के लिए अपने पास रखा, और एक कॉन्टेक्ट कर लिया कि अगर मान लो इतने टाइम तक उसको जो अपने पास रखेगा और उसके लिए इतने पैसे देगा, उस पैसे के लिहाज से इसको जो है लाया गया. और इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे एक प्रथा सी चलने लगी. तो सबसे पहली कंडीशन इसकी है फिक्स पीरियड. ये फिक्स पीरियड पर होना चाहिए, साल, 2 साल, 3 साल, एक फिक्स पीरियड होना चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा कि कितना टाइम लिमिट इसमें है. अगर मान लो फिक्स पीरियड के लिए ना होगा तो फिर इश्यू अराइज हो सकते हैं. ऐसे हुसैन वर्सेस राजम्मा के केस में ये बात कही गई थी कि अगर कोई मैरिज जो है फिक्स पीरियड के लिए आपने नहीं किया, तो वो मैरिज जो है फिक्स पीरियड में है और आपने उतने टाइम तक उस वाइफ को यानी कि उस लेडी को नहीं छोड़ा या उसके साथ भी आपने रिलेशनशिप बनाए रखा, तो वो उसको परमानेंट मैरिज माना जाएगा, निकाह माना जाएगा, उसको मुत्ता मैरिज नहीं माना जाएगा. तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि पीरियड फिक्स होना चाहिए. फिर स्पेसिफाइड डोअर. डोअर जो है सेकंड इसका रिक्वायरमेंट है कि जो डोअर है जो मुस्लिम्स में दिया जाता है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए, और जहां पर जो टर्म है और डोअर जो फिक्स कर दिया गया है तभी जाके ये माना जाएगा कि मुत्ता मैरिज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है. अगर टर्म जो है फिक्स कर दी गई है पर उसमें डोर जो है वो फिक्स नहीं किया गया, तो ये माना जाएगा कि वो मैरिज जो है मुत्ता मैरिज जो है वो वॉइड है. तो एक तरीके से टर्म के साथ साथ डोर को भी फिक्स करना पड़ेगा, स्पेसिफाइड डोर होनी चाहिए, अदरवाइज मुत्ता मैरिज को जो है वॉइड मैरिज मान लिया जाएगा. थर्ड रिक्वायरमेंट है वैलिड इज एंड कबूल. वैलिड इज और कबूल मैंने क्यों लिखा है, इज का मतलब प्रपोजल, कबूल का मतलब होता है एक्सेप्टेंस. वैलिड होना चाहिए. वैलिड का मतलब है कि वो अनसाउंड माइंड होना चाहिए व्यक्ति, और उसको नशे में या किसी तरीके से कोई लालच देके अगर मान लो आपने कॉन्टेक्ट किया है तो उसको भी नहीं माना जाएगा, वो वैलिड होना चाहिए. एज ऑफ पुबर्टी होनी चाहिए 15 साल. जो एज ऑफ पुबर्टी मुस्लिम लॉ में होती है, तो एज ऑफ पुबर्टी 15 साल की वहां पर होनी चाहिए. फ्री विल और कंसेंट होनी चाहिए. ऐसा तो नहीं कि वो मेजर है 15 साल की हो चुकी है
लेकिन यहाँ उसकी इच्छा नहीं है, उसको जबरदस्ती करवाया जा रहा है, जबरदस्ती उसकी कंसेंट ली जा रही है, तो वो भी मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी। नो लीगल डिजेबिलिटी, लीगल डिजेबिलिटी हमने लास्ट क्लास में किया था, लास्ट क्लास में किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो एब्सोल्यूट कैपेसिटी है, रिलेटिव कैपेसिटी है, तो फैमिली रिलेटिव में नहीं होना चाहिए, ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से उन जो डिजेबिलिटी को रिमूव करके आप मैरिज कर सकते हो। मुत्ता इज ए क्वेड प्रो को, एक तरीके से आप कह सकते हो कि क्वेड प्रो को है, मुत्ता ले लो, और मुत्ता में क्या डोर होता है, डोवर होता है, तो इसके लिए यानी कि मेहर होता है, तो इसको ये माना जाता है क्वेड प्रो को का मतलब होता है समथिंग इन लिeu ऑफ समथिंग, कुछ आप दोगे कुछ प्राप्त करने के लिए। अगर मान लो सामने वाले व्यक्ति को सेक्सुअल प्लेजर चाहिए तो वो उसके लिए डोवर डिसाइड करेगा, कुछ पेमेंट का भुगतान करेगा। दैट डोवर कैन बी मनी, दैट डोवर कैन बी एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, दैट डोवर बी एनी अदर थिंग्स दैट इज डीम्ड एज ए कंसिडरेशन, जिसको कंसिडरेशन समझा जाता हो। If we talk about the legal consequences of मुत्ता मैरिज, मान लो मुत्ता मैरिज हो चुकी है, उसके बाद क्या consequences होते हैं, क्या कानूनी क्या राइट्स होते हैं। सबसे पहला, इनहेरिटेंस का कोई राइट नहीं होता। म्यूचुअल राइट्स का मतलब है कि अगर हस्बैंड है तो उसकी प्रॉपर्टी में से वाइफ का शेयर होता है, वाइफ की प्रॉपर्टी में हस्बैंड का शेयर होता है, तो वो यहाँ राइट नहीं होता। चिल्ड्रन जो है वो लेजिटिमेट माने जाएंगे और उनको इनहेरिटेंस का राइट होगा, अकेले सिर्फ आदमी की प्रॉपर्टी से नहीं, फादर की प्रॉपर्टी से नहीं, बल्कि उस मदर की प्रॉपर्टी से। मैरिज जो है ऑटोमेटिकली इप्सो फैक्टो डिसॉल्व हो जाएगी। इप्सो फैक्टो का मतलब होता है ऑटोमेटिकली, मान लो 2 साल है, उस टाइम बाद वो डिसॉल्व हो जाएगी। अगर मैरिज कंज्यूमेट हुई है, दोनों के पास रिलेशनशिप कायम हुआ है, कंज्यूमेट हुआ है, तो फुल डोवर दी जाएगी। अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुआ, किसी ने 1 साल 2 साल वैसे ही उसको रखा था, एज ए सर्वेंट रखा था, तो वो हाफ डोवर का अधिकारी उसे माना जाएगा। अगर मान लो मुत्ता मैरिज हो जाती है, डोवर उसे मिल गया, उसके बाद किसी प्रकार का मेंटेनेंस उसको नहीं मिलेगा। कोई भी मिनिमम टाइम लिमिट जो है वो ड्यूरेशन जो है वो मुत्ता मैरिज में कहीं डिसाइड नहीं किया गया है। शोहरत सिंह वर्सेस जाफरी बीवी की केस में ये बात कही गई थी। नो लिमिट टू द नंबर ऑफ वाइफ, इसमें ऐसी भी कोई लिमिट नहीं है कि आपकी 4 वाइफ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मुत्ता मैरिज है, कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज है, ओनली फॉर द एंजॉयमेंट एंड यूज के लिए है। हस्बैंड जो है किसी प्रकार का रेजिडेंस प्रोवाइड करने के लिए भी बाध्य नहीं होगा कि वो मुत्ता वाइफ को मैरिज जो मेंटेनेंस या रेजिडेंस दे। इद्दत पीरियड क्या होता है? इद्दत होता है कि जब शादी टूटती है या हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसके बाद कुछ टाइम लिमिट होता है, उतना इद्दत में गुजारना पड़ता है औरत को, कि ये डिसाइड करने के लिए लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन की, पैटर्निटी डिसाइड करने के लिए कि अगर कोई बच्चा है, अगर वो प्रेग्नेंट हो सकती है तो उसके बारे में पता चले। इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाती है तो 4 महीने 10 दिन का इद्दत पीरियड होता है। अगर वो प्रेग्नेंट है कोई लेडी तो डिलीवरी तक उसका इद्दत पीरियड होगा। अगर मैरिज रेजोल्यूशन हो गया है तो 2 कोर्स इफ मेंस्ट्रुएटिंग, अगर उसको मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं, पीरियड्स हो रहे हैं, तो 2 कोर्स जो है वो उसको देखना पड़ेगा। अदरवाइज उसका मेंस्ट्रुएटिंग नहीं है तो 45 डेज का टाइम लिमिट दिया गया है। अगर किसी प्रकार का हस्बैंड वाइफ में कोहैबिटेशन नहीं है तो कोई भी इद्दत पीरियड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की कि मुत्ता और निकाह में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट थिंग, मुत्ता में टेम्पररी मैरिज होती है, निकाह में परमानेंट होता है। मुत्ता में जैसे टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, टर्मिनेशन इप्सो फैक्टो हो जाएगा, जबकि निकाह में डाइवोर्स और डेथ के द्वारा होगा। सबसे पहला टेम्पररी, ये परमानेंट, ये इप्सो फैक्टो, ये डाइवोर्स और डेथ से। मुत्ता मैरिज सिर्फ शिया में रिकॉग्नाइज्ड है और ये जो है दोनों में रिकॉग्नाइज्ड है। किसी प्रकार का म्यूचुअल राइट्स नहीं है इनहेरिटेंस के, इधर म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस है। मुत्ता में किसी प्रकार का डाइवोर्स रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन निकाह में है। अगर मैरिज अनकंज्यूमेटेड है तो मुत्ता में हाफ डोर मिलेगा इफ अनकंज्यूमेटेड, और निकाह में फुल डोर मिलेगा वेदर दैट इज कंज्यूमेटेड और नॉट। मुत्ता मैरिज में वाइफ नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, वाइफ को किसी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं मिलेगा और इधर वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगा। ये नॉट एंटाइटल है और ये एंटाइटल है। मिनिमम डोर की कोई लिमिट नहीं है, जबकि निकाह में मिनिमम जो है 10 दिरहम है और मैक्सिमम 5, ऐसे करके सिया और सुन्नी में कुछ लिमिट है। डोवर जो है वो स्पेसिफाई होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ये इम्प्लाइडली भी हो सकता है। मुत्ता मैरिज में सिर्फ लायबिलिटी राइज करता है जो लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई थी, और इसमें ऐसा कुछ भी लायबिलिटी नहीं है। तो यहां पर आप लिखोगे नो लायबिलिटी।
नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ वाइफ्स का कोई भी लिमिट इसमें नहीं है। और इसके अंदर मैं आपको टाइप ही करवा देती हूं जिससे कोई इश्यू ही ना आए। नो सच लायबिलिटी, किसी प्रकार की लायबिलिटी नहीं है। फिर नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ वाइफ्स की, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितनी भी वाइफ हो सकती है, क्योंकि मुत्ता मैरिज में कॉन्टेक्ट होता है और इसमें जो है 4 हो सकती हैं। तो ये तो था हमारा फाइनली मुत्ता मैरिज का कंसेप्ट। मैंने अपने अकॉर्डिंग मैरिज का कंसेप्ट कवर करवा दिया है। अभी मैरिज के कंसेप्ट में एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में एक महर का जो कंसेप्ट है वो हमारा रहता है। उसके बाद कुछ एक टर्म है जैसे वैलिड रिटायरमेंट क्या होता है, वो टर्म हम डिस्कस करेंगे। वो बाद के लेक्चर्स में इकट्ठी टर्म्स को मैं डिस्कस करवा दूंगी एक ही लेक्चर में, उसका कोई इश्यू नहीं है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन पर भी आप क्लिक कर दीजिए। कोरोना के इस पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।